बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम इकराम अलैकुम। और आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 6.8 का आगाज़ कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे भरपूर तरीके से शौक़ से और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको सीखने की और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स हासिल करने की तौफीक दे। तो अल्लाह आपको कामयाब करे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मतलब है कि जो नंबर तरतीब से आ रहे होते हैं तो उसकी ख़ास तरतीब को हम सीक्वेंस कहते हैं। और इसमें जो लफ्ज़ टर्म है, टर्म का मतलब होता है कि एक वैल्यू जो इस सीक्वेंस के अंदर यूज़ हुई है। तो ये जिस तरह 15 है एक टर्म है, 17 टर्म है, 19 टर्म है। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन गई और इस सीक्वेंस के अंदर जो एक नंबर होता है वो टर्म होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद सीख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। तो हम एक टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, पैटर्न एंड नंबर सीक्वेंसेस। तो ये पैटर्न और नंबर सीक्वेंसेस के बारे में हम थोड़ा सा जब वो कॉन्सेप्ट लेते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन करने लिए हमारे लिए आसान होंगे। तो देखें, ये सारी दुनिया जो है ये पैटर्न से हमें नज़र आती है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पैटर्न्स। सारी दुनिया में हमें पैटर्न नज़र आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नमूने या मुख्तलिफ के डिज़ाइन। तो देयर आर फाउंड इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बोथ इन नेचर एंड इन द क्रिएशन ऑफ द पीपल। तो ये जो पैटर्न्स हमें नज़र आते हैं दुनिया में, ये नेचर में भी मौजूद हैं और इंसान के खुद बनाए हुए भी हैं। और ये जो नंबर सिस्टम है, हमारा नंबर सिस्टम, ये भी पैटर्न्स की ही जो है वो एक मिसाल है। और ये जो इन पैटर्न्स को समझना, असल में जो मैथ की हर ब्रांच में मैथ के कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद है इन पैटर्न्स को समझना। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये मॉस्क्स वगैरह, ये इस तरह इहराम बना हुआ है, इहराम मिस्र। तो इनमें जो है ये पैटर्न्स यूज़ किया है, ट्राइंगल्स, स्क्वायर। तो मुख्तलिफ किस्म के जो क्यूब वगैरह पैटर्न्स यूज़ किए हैं, तो इनको इस फॉर्म में जब वो बनाया गया तो हमने ये पैटर्न्स को समझना है। जैसे ये देखें 1, 4, 9, 16, ये एक पैटर्न है। यानी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आप ऐसे कह लें कि जैसे ये 1 है, इसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, फिर ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तो ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये एक पैटर्न है। 4 का स्क्वायर है 16। इस तरह से ये पैटर्न की तरह मूव कर रहे हैं। अब ये देख लें, इस तरह से आगे ये वाले जो नंबर हैं ये क्यूब फॉर्म में है। तो 1 का अगर क्यूब हो तो 1 ही होता है, तो 2 का क्यूब है, ये नेचुरल नंबर का क्यूब है। फिर ये 3 का क्यूब, फिर उसके बाद ये 64 4 का क्यूब है। तो यही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स अकर इन स्क्वायर, यानी स्क्वायर में भी पैटर्न्स होते हैं, क्यूबिक यानी क्यूब फॉर्म में भी होते हैं, एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। और ये ट्रायंगुलर नंबर्स भी जो है वो आपने मिसालें भी देख ली। तो हम भी इन जो है वो इन पैटर्न्स, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इन सीक्वेंस में जो दिया हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका हमने ये जो है वो थोड़ा समझाने के लिए आपको बताया था। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कर रहे हैं कि राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, यानी 3 वैल्यूज आगे लिखनी है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये नीचे जो सारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक सीक्वेंसेस हैं, ये खास तरतीब से नंबर लिखे गए हैं। हमने वो नंबर पहचानना है, असल में वो पैटर्न होता है, किस पैटर्न से ये नंबर लिखेंगे। पैटर्न का भी आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लिया। तो ये देखिए, कोई स्क्वायर में भी पैटर्न होता है, कोई क्यूब में होता है, लेकिन कोई प्लस में होता है, कोई मल्टीप्लाई में होता है, तो ये पैटर्न डिफरेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये 15 के बाद नेक्स्ट नंबर 17 है, 17 के बाद 19 है। तो एक खास पैटर्न हमें नजर आता है, वो क्या कि असल में इसके अंदर +2 हो रहा है। 15 में 2 प्लस करें तो 17 आता है। अगर 17 में 2 प्लस करें तो 19 आता है। अगर हम 19 में 2 प्लस करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 21। 21 में 2 प्लस करें तो 23 आता है। 23 में 2 प्लस करें 25 आता है। तो ये हमने पैटर्न यहाँ पे देखा कि पैटर्न का हमें पता लगा कि +2 हर नंबर में हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट टर्म आती है। तो हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो हमने 21, 23, 25 ये 3 टर्म्स लिख दी है। इस तरह से हम नेक्स्ट पैटर्न को भी समझेंगे, ये सीक्वेंस को। 21 है, उसके बाद 24 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है। तो इसका मतलब है 21 में 3 प्लस हुआ है, और 24 में 21 में 3 प्लस किया 24 आ गया। 24 में 3 प्लस करें तो 27 आ जाता है।
तो 27 में 3 प्लस करें तो 30 आता है। तो हम ये एक टर्म लिख देते हैं 30, फिर 30 में 3 प्लस कर लें 33, फिर 33 में 3 प्लस करें 36। तो ये आंसर है, यानी ये जो आंसर है जो हमने पैटर्न आगे नंबर लिख दिया है उसी पैटर्न के मुताबिक, उसी सीक्वेंस के मुताबिक तो हमने पहचाना, उसके बाद हमने लिख दिया। आगे नेक्स्ट है 5, 5 के बाद आगे 10 है, 10 से फिर 20, 20 से 40। तो एक्चुअली क्या है, इसमें ये 5 के बाद आगे जो 10 आया है वो असल में मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आता है, फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ जाता है, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आता है। तो इस तरह से ये आंसर जो है वो साथ साथ हम पैटर्न में फाइंड कर लेते हैं। जब आपने क्वेश्चन करने हैं, तो जब आपने क्वेश्चन करने हैं ये वाला क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन के बाद आपने ये जो इस लाइन में आपको आगे, चूंकि ये डॉट लाइन उन्होंने हर पार्ट में डॉट लाइन दी हुई है, हमने डॉट लाइन के ऊपर ये नंबर लिख दिए अपनी जो है वो इसको आसानी के लिए। तो आपने जब करना है तो आपने नीचे सोल्यूशन लिखना है, यानी इस तरह सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद फिर आपने इनके आंसर लिखने हैं। पैटर्न आपको जो है वो ऊपर लिखा हुआ समझ आ गया कि ऐसे करते हैं। आप बेशक इस नंबर के ऊपर जो है वो लिख लें जो है वो पैटर्न के लिए यूज़ किया, प्लस है, मल्टीप्लाई है, या जो भी तरीकाकार होगा वो ऊपर लिख सकते हैं अपनी अपनी जो है वो पहचान के लिए, अपनी जो है वो सोल्यूशन के लिए। तो ज़रूरी नहीं होता हर एक के साथ लिखें, जब आपको पता चल जाए तो आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। तो आगे पार्ट नंबर 4 है, देखिए ये 4 है, पार्ट नंबर 4 में पहला नंबर भी 4 है, 4 के बाद आगे 14 फिर 24। तो इसका मतलब है इसके नंबर के अंदर 10 प्लस हुआ है, 4 में 10 प्लस किया 14 आ गया, 14 में 10 प्लस करें 24 आ जाता है, 24 में 10 प्लस करें तो 34 आ जाता है, तो 34 में 10 प्लस करें 44, 44 में 10 प्लस करें तो 54। ये आंसर है। आगे इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 5 में है 6 है, उसके बाद 6 के बाद 6.6 है, यानी 0.6 का इजाफा हुआ है। तो 0.6 का इजाफा को हम इसको 0.6 भी कह सकते हैं, यानी प्लस किया है 6 में 0.6 प्लस किया तो 6.6 आ गया, इसमें भी 0.6 प्लस करेंगे, 0.6 प्लस किया इसमें तो 7.2 आ जाता है, इसमें भी हम प्लस करेंगे 0.6, 0.6 प्लस किया 7.2 में तो 7.2 आता है, 7.2 में प्लस किया तो 7.8 आ जाएगा, 7.8 में अगर हम 0.6 प्लस करेंगे 8.4 आ जाएगा। अब इस तरह से कह लें कि जो है हम पॉइंट के ये इसको अलहदा भी बेशक प्लस कर सकते हैं, ये आपको अलहदा भी करके दिखा देते हैं। अब 8.4 में 6.6 प्लस किया है तो ये आ जाएगा 9.0। आप इसको ऐसे देख लें प्लस करके, 7.2 में अगर प्लस करना है तो 7.2 में अगर प्लस करें 0.6 तो रफ वर्क में प्लस कर सकते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये 7.8 आ जाता है, 7.8 लिख दिया। फिर 7.8 में 0.6 प्लस किया, वैसे तो आप कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, 8 में 6 प्लस किया 14, कैरी 1 आ जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट, तो ये आ जाता है 7 में 1 कैरी प्लस किया 8 आ जाता है 8.4। फिर उसके बाद 8.4 में हम 0.6 प्लस कर दें तो 6 में 4 में 6 प्लस किया 10 होता है, कैरी 1 आ जाएगा, और 8 और 1 9 हो जाता है 9.0। इस तरह से हम इसके आंसर्स को जो है फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से आगे 5 में प्लस क्या प्लस करें तो 8 आता है, तो 5 में असल में 3 प्लस हुआ है, 5 में 3 प्लस किया तो 8 आ गया। अब आगे 8 में 4 प्लस किया है, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, 4 प्लस किया तो 12 आया, फिर 12 में 5 प्लस किया है तो 17 आया। इसका मतलब हर टर्म में अगर हमने स्टार्ट 3 से किया है तो अगली टर्म में 4 प्लस होगा, उससे अगली टर्म में 5 प्लस होगा, उससे अगली टर्म में 6 प्लस होगा, उससे नेक्स्ट टर्म में 7 प्लस होगा। तो इसका मतलब हम टर्म जब अगली टर्म लाने के लिए एक नंबर बढ़ा के प्लस करते हैं, अगर 3 किया तो अगली में 4 कर दिया, यानी 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, 8 में 4 प्लस किया 12 आ गया, 12 में 5 प्लस किया 17 आ गया, 17 में आगे प्लस करना है 6, इस तरतीब के बाद प्लस 4 प्लस प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो इसमें प्लस किया तो 23 आता है। अब 23 में ये 6 के आगे 7 प्लस करना, बेशक अगर आप लिखना चाहते हैं ताकि आपको जो है वो याद रहे तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की।
ज़्यादा बेहतर है कि बगैर लिखे आप सॉल्व करें, ताकि चूंकि वो आपकी जहानत और काबिलियत जो है वो समझ आए कि आप जो है ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 6 प्लस किया 17 में 23 आया, 23 में 7 प्लस किया तो 30 आया। अब 30 में अगर हमने 8 प्लस करना है तो वो 38 आ जाएगा। तो 3 टर्म्स ही हमने आगे लानी, तो ये 3 टर्म्स हमने लिख दी हैं। आगे नेक्स्ट नंबर है 6 है, 6 में 3 प्लस करें तो 9 आता है। तो इसका मतलब ये पैटर्न में हमने 6 में 3 प्लस किया तो 9 आ गया। फिर उसके बाद 9 में हमने 5 प्लस किया तो 14 आता है। 14 में हम 7 प्लस कर रहे हैं, 7 प्लस करें तो 21 आता है। तो आप देखें इसमें एक सीक्वेंस क्या बनता है, 3 प्लस कर रहे हैं पहले नंबर में, नेक्स्ट नंबर में 5, नेक्स्ट नंबर में 7, ये ऑड नंबर हम प्लस कर रहे हैं और एक तरतीब से कर रहे हैं। तो अगर ये 21 में अगर प्लस करेंगे तो नेक्स्ट ऑड नंबर जो है वो 9 होगा। 21 में 9 प्लस किया तो 30 आ जाएगा। तो 30 में जब हम 11 प्लस करेंगे न, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर 11 है, तो ये 41 आ जाएगा नंबर। तो 41 में हमने 13 प्लस करना है, तो 13 प्लस करें तो ये आ जाता है 54। ये 3 टर्म्स कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में 4 है, 4 के बाद आगे 40 आता है, 40 के बाद 400 आता है। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 10 4 ज़ा 40, फिर 40 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 400 आ गया। फिर 400 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। यानी एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। 4 के बाद 40 में एक जीरो है, फिर 400 में दो जीरो है, 4000 में 3 जीरो है। आगे फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें एक जीरो की तादाद बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो की तादाद यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, इसमें 7 है, 7 के बाद नंबर आता है 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। तो ये बहुत आसान लगता है हमें कि ऐसा नंबर है इसमें जो 3 3 प्लस कर रहे हैं, यानी हर हर टर्म में 3 3 प्लस करें तो नेक्स्ट टर्म बनती है। तो 16 में 3 प्लस करें 19, 19 में 3 प्लस किया 22, और 22 में 3 प्लस किया 25, ये आंसर आता है। आगे 12 के बाद ये 10 पार्ट है, 12 के बाद आगे 17 है, 17 के बाद 22, 27, इसमें भी एक खास तरतीब नजर आ रही है। अगर यानी 12 में अगर 5 प्लस करें तो 17 आता है, तो 17 में 5 प्लस करें तो 22 आता है, 22 में 5 प्लस करें 27 आता है, 27 में 5 प्लस करें तो 32 आता है, तो 32 में 5 प्लस करें 37 आता है, 37 में 5 प्लस करें तो 42 आता है। इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द nth टर्म। अब हमने nth टर्म यूज करनी है। nth टर्म से मुराद कि n को आपने यूज करना है, n को यूज करना है। कैसे? यूज द nth टर्म गिवन बिलो टू जनरेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। जनरेट का मतलब होता है कि आपने बनाना है, क्रिएट, यानी आप क्रिएट करें, जनरेट करें, बनाएं आप के फर्स्ट 3 टर्म्स। आपने पहली 3 टर्म्स बनानी है ऑफ द सीक्वेंसेस। एक वो सीक्वेंस जो होगा उसमें आपने फर्स्ट 3 टर्म्स बनानी है। तो हमने nth टर्म को यूज करना है। तो nth टर्म को यूज करने का तरीका ये है कि आप n की जगह पे वैल्यू पहले 1 पुट कर लें, फिर आप 2 पुट कर लें, फिर आप 3 पुट कर लें, तो आंसर इसका जो है वो आता जाएगा। हम इसको जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो देखिए जी, हमने क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना है तो ये देखें कि ए एन इक्वल टू 3n प्लस 1 है ना, तो हमने ऐसे करना है, हमने पुट करना है इसके अंदर एन को, आपने ये nth टर्म यूज करनी है तो 1 पुट करना है, 2 और 3। हर क्वेश्चन में हमने पुट एन इक्वल टू 1, एन की वैल्यू हमने 1 एक दफा पुट करनी है, फिर 2 पुट करनी है, फिर 3 पुट करनी है। 1 पुट करने से इसका आंसर आएगा, 2 पुट करने से भी आंसर आएगा, और 3 पुट करने से भी आंसर आएगा। तो हमारी 3 टर्म्स हमें जो है वो फर्स्ट 3 टर्म्स हमें जो है वो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कुछ वैल्यूज में प्लस है, किसी में माइनस है, तो हम इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है
इसमें ए एन इक्वल टू 3n+1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हुए हमने कहा कि पुट n इक्वल टू 1 2 3, यानी n की वैल्यू 1 भी पुट करनी है, 2 भी पुट करनी है, 3 भी पुट करनी है। तो आपने क्वेश्चन में जहां पे n नजर आएगा, आमतौर पर ज्यादातर दो जगह पे n नजर आएगा। एक इक्वल के लेफ्ट साइड के ऊपर वो ए एन होगा, हर पार्ट में ऐसे लिखा होगा। तो हर पार्ट में आप देख सकते हैं कि ए के साथ एन मौजूद है, यानी ए एन हर पार्ट के अंदर ए एन जो है ना, ए एन लेफ्ट साइड के ऊपर हर जब वो पार्ट के अंदर मौजूद है। तो इनमें उसके बाद इक्वल के बाद भी एक दफा एन आया हुआ है, तो हमने इन एन की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। इसका मतलब है दो जगह पे हमें एन पुट करना होगा, एक इक्वल लेफ्ट के इक्वल के लेफ्ट साइड के ऊपर, एक इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर। तो ए एन है, यहाँ पे एन की जगह 1 पुट करेंगे, तो ए की जगह एक साथ 1 लिख लिया इक्वल टू 3, और एन की जगह 1 पुट करेंगे, ब्रैकेट में लिख लें, फिर +1, फिर इसी के आगे सॉल्व कर लें। 3 1 जा 3 होता है और साथ +1 आ जाएगा। 3+1 इक्वल टू दोनों को प्लस किया तो 4। ये पहली जो है टर्म हमें हासिल हो गई है। अब A2 दूसरी टर्म पुट करनी है, तो n की जगह पे 2 लिखा, इधर भी फिर जाना n की जगह पे हमने 2 लिखना है, तो इसी जगह पे 2 लिखें तो +1 है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6 होता है, तो 6 + 1 लिख लेंगे इक्वल के बाद। तो 6 में 1 प्लस किया तो 7 आ जाता है। फिर आगे नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 वो पुट करना है, तो 3 पुट करेंगे तो ए एन जो है वो उसकी जगह A3 हो गया। उसके बाद इक्वल टू 3, 3 के साथ जो n है, n को आपने उसकी वैल्यू को आपने अब 3 पुट करना है, ब्रैकेट में लिख दिया +1। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 होता है, तो 9+1 लिखेंगे, तो 9 में 1 प्लस किया तो 10 है। तो जो सीक्वेंस आता है हमारे पास वो 4 7 और 10 है। यही जो है वो आंसर है इन तीनों पार्ट्स का। यानी आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं 4 7 और ये 10, ये सीक्वेंस हमें हासिल होती है, ऐसे लिख लें, चाहे इसी तरह साथ लिखा रहने दें। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। और नेक्स्ट पार्ट आप देख लें, तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमने पहले एन की जगह 1 पुट करना है, A1 इक्वल टू 5 है पहले, फिर साथ n है, n की जगह पे 1 पुट कर दें -2, फिर 5 1 जा 5 होता है, -2 यानी 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आता है, तो -2 5 -2 लिख दिया, 5 से 2 माइनस किया तो 3 आता है। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। आगे A2 इसलिए कि हमने अब n की जगह पे 2 पुट करना है, तो 2 लगा दिया, 5 के बाद आगे ब्रैकेट में 2 पुट कर दें। आपने हर दफा क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में n की जगह पे आपने वैल्यू पुट करते जाना है। तो 5 के साथ n की जगह 2 पुट किया, आगे -2, तो 5 2 जा 10 होता है, तो 10 -2 लिख देंगे। तो फिर 10 में से आपने 2 माइनस करके देखा तो आंसर 8 आता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है 3 पुट करना है हमने n की जगह के ऊपर, 2 पुट कर लिया, अब 3 है, तो अब n की जगह पे 5 के बाद ब्रैकेट में 3 लिखेंगे, तो -2, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 होता है, तो 15 -2 लिखेंगे, तो 15 से 2 माइनस किया तो 13। तो इसमें आंसर में मिस्टेक है, वहां पे जाके हमने ये जो हमने करेक्ट ये दुरुस्त आंसर निकाला, ये हम उधर जाके उसकी करेक्शन कर देंगे। ये 10 का 0 जो है वो गुलाई में लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3 8 और 13। तो आप इसे जाओ एक सीक्वेंस की शक्ल में लिख दें, तो ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आप देख लें कि हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है an = n², यानी जो वो एन स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हमने इसको वैल्यू उसी तरह पुट करनी है। 1 पुट करेंगे पहले, A1 लिखेंगे इक्वल टू एन की जगह पे 1 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 × 1, यानी स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा इस नंबर को लिखे, तो 1 1 जा 1। फिर उसके बाद A2 है, एन की जगह पे 2 लिखा, ये जो 2 एन की जगह के ऊपर फिर इधर भी 2 लिखेंगे, 2 लिख के ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लिख दें। अब स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफा इस नंबर को लिखा जाए, तो 2 दफा हमने 2 2 को लिख दिया, 2 2 जा 4। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 3 पुट करनी है एन की जगह के ऊपर, तो A3, फिर आगे इस एन की जगह पे 3 पुट कर दिया स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब है कि 2 दफा इस नंबर को लिखें, 3 × 3, तो 3 3 जा 9।
हमारे पास जो सीक्वेंस आता है वो है 1 4 और 9। तो ये आंसर आता है इस सीक्वेंस में। इसी तरह से हमने पार्ट नंबर जो है वो नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है। तो एन की जगह पे पहले 1 वैल्यू है 1 पुट करेंगे, फिर एन की जगह पे 2 है 2 पुट करेंगे दोनों तरफ, फिर एन की जगह पे 3 है फिर दोनों तरफ 3 पुट करेंगे। तो हम पहले 1 पुट कर लेते हैं, A1 इक्वल टू 2 लिखा, आगे एन की जगह पे 1 पुट कर लें -3। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 होता है, तो -3। तो -3 बड़ी रकम है, इसमें से 2 निकालें तो -1 आता है। फिर A2 यानी 2 पुट करें एन की जगह के ऊपर, A2 लिख दिया और आगे 2 के बाद फिर एन है, 2 लिख के आगे ब्रैकेट में 2 लिख दें -3। तो 2 2 का 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 होता है, तो 4 -3 आएगा। तो 4 से 3 माइनस किया तो 1 आता है। आगे A3 है नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट वैल्यू 3 पुट करनी है इस जो है वो सीक्वेंस के अंदर। तो A3 लिखने के बाद आगे 2 ब्रैकेट में फिर n की जगह पे 3 लिखें, तो -3 जो है जिस तरह से क्वेश्चन दिया उसी तरह से हमने सॉल्व करके उसको लिखना है। 2 3 ज़ा 6, तो 6 -3। तो 6 -3 लिखेंगे, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आता है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस आता है -1 1 और 3 है। तो ये आंसर है। तो देखें ये क्वेश्चन जो वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हम उसी तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आप देखें एन की जगह पे 1 पुट करना है पहले, फिर एन की जगह पे 2 पुट करना है, फिर एन की जगह पे 3 पुट करना है। तो 1 पुट किया पहले, तो 6 लिख के आगे एन की जगह पे ब्रैकेट में 1 लिख दें -2। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 होता है, तो 6 -2 लिख देंगे। तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आती पहली वैल्यू। फिर आगे A2 है, A2 का मतलब है कि हमने दूसरी वैल्यू एन की पुट की है क्वेश्चन के अंदर। A2 आगे 6 के बाद ब्रैकेट में भी 2 लिखना है, फिर माइनस ये 2 लिख देंगे। यानी इसको ही फॉलो करते जाना है आपने बार बार। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 होता है, तो 12 -2 लिखेंगे। तो 12 से 2 माइनस किया तो 10 आता है। फिर A3 है इक्वल टू, तो A3 के बाद ये 6, A3 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू 3 हमने लिखनी है एन में, एन की जगह 3 लिख दिया। तो आगे 6 है, फिर ब्रैकेट में 3 लिखना है एन की जगह के ऊपर, फिर -2 है। 6 3 ज़ा 18 -2, 18 से 2 माइनस किया तो 16 आता है। तो इसके पास हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं 4 10 और 16। तो ये सीक्वेंस है जो हमारे पास हासिल होता है वैल्यूज पुट करने के बाद। तो नेक्स्ट भी इसी तरह से पार्ट है, हमने एन की जगह पे 1 पुट करना है दोनों एन की जगह, फिर एन की जगह पे 2 पुट करना है, फिर एन की जगह पे 3 पुट करना है, जैसे हम पीछे क्वेश्चन में पुट करते आ रहे हैं। तो इसमें भी पुट करेंगे 3 3 के बाद एन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 +5। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आता है, 3 + 5, इन दोनों को प्लस कर लें 8 आता है। फिर A2 है, A2 का मतलब है कि ए के बाद हमने n की जगह 2 पुट कर दिया। A2 इक्वल टू 3, ब्रैकेट में n की जगह के ऊपर 2 लगाएंगे +5, 3 2 ज़ा 6 +5, ये मिला प्लस करके 11 आता है। फिर A3 यानी n की जगह पे अब हमने 3 पुट करना है। तो 3 पुट किया तो 3n है, तो 3 लिख के n की वैल्यू जो है ब्रैकेट में 3 लिख दें, आगे +5 है। तो 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई होके 9 + 5 लिखेंगे। तो 9 में 5 प्लस किया तो इक्वल टू 14 आता है। तो हमारे पास जो नंबर हासिल होते हैं 8 11 और 14, ये 3 नंबर हासिल होते हैं। ये आंसर है। चाहे इसी तरह इनको आंसर लिख दें, चाहे ये अलहदा लिख दें, दोनों तरह से ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। आगे नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करें। तो नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखें, लिखेंगे कि हमने n की जगह 1 लिखना है दोनों जगह पे, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो तरीकाकार हम देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में एक जैसा है। 2 के बाद n की जगह पे 1 पुट करें +1, तो 2 1 दा 2 होता है और उसके बाद फिर +1 लिख लें, तो इसका आंसर 3 आता है। उसके बाद A2 लिख देंगे, n की जगह पे 2 आ जाएगा a के साथ, फिर आगे 2 के साथ n की वैल्यू आएगी 2 +1, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 4 + 1 ये 5 हो जाता है।
उसके बाद A3 लिख दें क्योंकि n की जगह पे 3 लिखना है, A1 A2 A3। तो हमने 3 दफ़ा वैल्यू पुट करनी थी, तो एक 1 पुट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इसी तरह से आगे इक्वल में भी 2, 2 के बाद n है, n की वैल्यू हमने 3 रखी है प्लस 1। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1, इन दोनों को प्लस कर लें तो 7 आता है। तो ये आंसर है हमारे पास, यानी 357। और इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसमें भी हमने इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। एन की जगह पे वैल्यू पुट करनी है हमने 1, फिर उसके बाद दोनों की जगह 1, दोनों की जगह 2, दोनों की जगह 3। तो A1 पहले पुट कर लें जी, A1, फिर उसके बाद 3 ब्रैकेट में n की जगह पे 1 पुट करें, -5। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, फिर 5 का 5 आ जाएगा, -5 बड़ा है, इसमें से 3 निकाल दें तो -2 आता है। फिर A2 है, यानी 2 पुट कर दिया n की जगह के ऊपर। तो पहले हमने 3 लिखना था, फिर उसके बाद हमने 2 लिखना है। तो हमने पहले जो है वो 3 लिखना है, फिर ब्रैकेट में 3 लिखने के बाद n की जगह पे जहाँ पे भी 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, फिर -5। तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 6 -5 लिखेंगे। तो 6 से 5 माइनस किया तो 1 आता है। फिर आगे A3 इक्वल टू 3 लिखने के बाद फिर ब्रैकेट में n की जगह के ऊपर 3 लिख देंगे -5। तो 3 3 ज़ा 9, 9 में से 5 माइनस, तो 9 -5 लिख देंगे। तो 9 में से 5 माइनस किया तो इक्वल टू 4। तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 -2 आती है, फिर 1 आती है, फिर उसके बाद 4 आता है। तो ये इसका आंसर जो है वो भी 3 टर्म्स में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो चेंज हो गया, वो इस तरह से कि जनरल टर्म्स का जो वो हमने यहाँ पे इसे जनरल टर्म्स बनानी है। तो जनरल टर्म्स की हमने एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो an इक्वल टू 3n+1 हर एक में लिखा हुआ है। तो ये जो होती है 3n+1 है, ये सारी एक्सप्रेशन है। 2n-3 एक्सप्रेशन है, 2n+1 एक्सप्रेशन है। हमने इसकी भी एक्सप्रेशन लिखनी है। एक्सप्रेशन में लिखना है इनको, और एक्सप्रेशन की जनरल टर्म्स बनानी। ये सारी जनरल टर्म्स हैं। ये जनरल टर्म्स हमने यूज की थी क्वेश्चन नंबर 2 में, और उससे हमने फर्स्ट 3 टर्म्स बनाई थी। तो nth टर्म इसमें हमने जो वो सॉल्व की थी। बहरहाल इस क्वेश्चंस में हमने एक्सप्रेशन बनानी है जनरल टर्म्स के लिए, और इस सीक्वेंसेस नीचे सारे दिए हुए हैं। हम सीक्वेंसेस की जनरल टर्म के लिए जो एक्सप्रेशन होती है वो कैसे बनती है वो हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये है कि नोटेशंस एंड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि हमने जनरल टर्म जो है ना वो सीक्वेंस कैसे जो है वो बनानी है और इसको कैसे इसकी नोटेशन देनी है। हम क्या करते हैं, इसमें मैथमेटिकल सिंबल्स वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एक्सप्रेशंस, फार्मूलाज एंड इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट the relationship between terms position and the term in a sequence। तो हमें जो है वो हम मैथमेटिकल के सिंबल यूज़ करते हैं, वेरिएबल यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो हम देखें कि एग्जांपल में देखें कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 18 और 18 27 64। ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक सीक्वेंस की फॉर्म में। अगर हम इसको पोजीशन और टर्म की शक्ल दें, तो टर्म्स पोजीशन का मतलब पहला नंबर जो है ये 1 है, ये टर्म होता है। ये 8 टर्म है, 27 टर्म है, 64 टर्म है, हर नंबर टर्म होगा। तो हम इसको टर्म्स पोजीशन कह लेते हैं, 1 2 3 4 5। यानी हमारे पास ये हमने अगर हमारे पास 5 अगर टर्म की पोजीशन है, तो हम उसमें जो टर्म को कैसे यूज़ करते हैं, 1 है ना, तो 1 को हम जो है 1 का क्यूब ले लेते हैं। ये 8 है, ये 2 का क्यूब होता है। फिर आगे 27 है, 3 का क्यूब है। 64 है, ये 4 का क्यूब है। आगे अगर नंबर होता तो 125 होता, तो वो 5 का क्यूब होता। तो इसकी हमने जो है वो जनरल टर्म बनानी है। तो इसके लिए रूल क्या होगा? रूल ये होता है कि हम रूल ये कर लेते हैं कि लेट ए बी द वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द टर्म्स of the sequence, then the first, second, and the third term and nth term are denoted by a1, a2, a3, dotted line an respectively।
यानी ये हमारी अगर फर्स्ट टर्म है तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और अप टू चलते जाएँ तो आखिरी टर्म को हम AN टर्म कहते हैं। जैसे ये सीक्वेंस में 1, 8, 27, 64 था, जैसे 25 125 भी आगे अगर लिखना चाहें, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से हम जनरल टर्म बना सकते हैं। ये आपको क्यूब का इसलिए बताया कि हमने जो बाद में जनरल टर्म के अंदर पावर यूज़ करनी है, वो हमें पता हो कि नंबर में पावर क्या आती थी, फिर हम जनरल टर्म में यूज़ करेंगे। तो आप देखिए पहले आपको बताया गया फर्स्ट टर्म में जो A1 है वो 1 वैल्यू थी और उसकी पावर थी 1 की क्यूब, 1 की पावर 3 थी। सेकंड टर्म हमने बताया था कि उसे A2 कहते हैं और वो 8 थी दूसरा नंबर और 2 की पावर 3 बनता है 8। फिर थर्ड टर्म में A3 जो 27 है ना, 27 3 का जो वो क्यूब बन जाता है, 3 की पावर 3 होती है। इस तरह चलते जाएँ तो nth टर्म आ जाती है। nth टर्म के मुराद कोई भी टर्म होगी लास्ट टर्म। तो उसको अगर हम एन की शक्ल में लिखें तो वो ए एन एथ होएगी, ए एन एथ टर्म। और आगे नंबर्स की शक्ल में लिखें तो एन की पावर जो है वो 3 लिख देते हैं और लास्ट में एन की पावर 3। अब क्या होगा? हेंस वी कैन राइट द फार्मूला फॉर द nth टर्म। हम इस nth टर्म का अगर फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला हम लिख सकते हैं, nth टर्म का फार्मूला हम लिखेंगे ए एन और इक्वल टू एन की पावर 3। अगर एन की पावर 3 हमें तो यहाँ पे एन की पावर 3 नजर आ रही है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो ए एन इक्वल टू एन की पावर 3 है, इसका मतलब हमने नंबर्स को सॉल्व करके देखा 1, 8, 27 और आगे जो नंबर चल रहे थे, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लेने से हमारे पास जो एन की पावर जो है वो ये हर एक नंबर का एक ही पावर आ रही है, वो 3 आ रही है। तो इसलिए ये एन की पावर 3 लिखी और एन से मुराद है कोई भी नंबर है। अगर नंबर 1 होगा तो यहाँ पे 1 और 1 होगा। यहाँ पे अगर नंबर 2 है, ये वाला 2, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। तो 2 की पावर 3 सॉल्व करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। फिर अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 होगा। तो 3 की पावर 3 हो तो इसको सॉल्व करें 27 आ जाता है। तो इस तरह से ये जो शक्ल बनती है इसकी सीक्वेंस में, इसको हम जो है वो जनरल टर्म कहते हैं। द nth term an of a sequence is also called general term of the sequence. We can use this formula to generate other terms of the sequence. हम इस तरह से दूसरी टर्म्स भी बना सकते हैं, वो हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है। अब हमने सिर्फ टर्म्स बनानी है, जनरल टर्म एक एक्सप्रेशन देनी है, वो हम देते हैं। तो इसकी भी हमने जो है वो एक्सप्रेशन शो करना है, तो जनरल टर्म से फॉर्म में हमें पता है कि ये जो है ए एन जो है वो हम लिख सकते हैं इसकी जनरल टर्म के लिए, हर पार्ट के लिए ए एन लिख सकते हैं। इक्वल में फिर हम ये देखेंगे कि ये कौन सी टर्म बनती है। तो अगर आप देखें तो ये 2 है, इवन नंबर्स हैं, तो हम इवन नंबर ही लिख देते हैं 2। और चूंकि ये तरतीब से चल रहे हैं, ये पहला इवन नंबर है, ये दूसरा इवन नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा इवन नंबर है, यानी नंबर जो है वो 1, 2, 3 अगर हो तो हम उसको एन लिख सकते हैं, तो 2n। तो ये एक्सप्रेशन अगर हम सॉल्व करें तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर कैसे बनेगा। हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो देख लें, हमने इस टर्म को ऐसे लिखा कि ये जो टर्म हमारे पास, यानी अगर हम इसे लिखें इस तरह से ए एन, जिस तरह से हमने बुक के ऊपर किया, तो आगे ये चूंकि इवन नंबर है, इवन नंबर जो है 2 है। इवन नंबर में देखें ये पहला नंबर इवन नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। चलते हुए ये nth टर्म नंबर तक जा सकते हैं, यानी n बन जाते हैं। ये कोई n नंबर तक ये जो है वो आगे तक नंबर जो है वो जा सकते हैं। अगर हम n को 1 रख लें और 2 रख लें या 3 रख लें या 4 रख लें, तो हमारे पास ये चूंकि इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स के साथ हम जो है यहाँ पे अगर n लगाते हैं तो ये हमारी एक्सप्रेशन जो है ये जनरल टर्म जो है वो जो मुकम्मल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। अब हम कहते हैं कि हमारी जो हमने जनरल टर्म बनाई है क्या वाकई ये दुरुस्त है? तो हम इसकी जगह पे n की जगह वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि देखें ये ए एन इक्वल टू हमने 2n जनरल टर्म बनाई है। तो n की जगह के अगर हम 1 पुट कर लें, A1 इक्वल टू n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 1 2 आता है। अगर हम 2 पुट करें n की जगह के ऊपर, इस n की जगह पे n पे 2 पुट करें तो 2 आगे इस n की जगह के ऊपर भी 2 पुट कर दें तो 4 आता है। फिर आगे A3 कर लें, यानी तीसरी टर्म पुट कर लें, तीसरी वैल्यू पुट कर लें, 2 3 जा 6। इस तरह 4 पुट करके देखते हैं तो A4 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 4, तो 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से अगर हम पुट करते जाएं तो ये वैल्यू जो है वो सॉल्व करते जाएं तो ये आखिर में ए एन हो जाएगी। ये ए एन तक जो है वो nth टर्म तक जा सकती है। आगे ये 2 के बाद ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर n तक जा सकते हैं। ये तो 2 2 आप देखें हर एक में 2 2 के साथ 2 इवन नंबर आ रहा है। आगे ये nth वैल्यूज तक ये आगे जो है वो
नंबर जा सकते हैं, तो हम इसको इसीलिए हमने 2n लिखा। तो an इक्वल टू n जो हमने टर्म बनाई है, वो बिल्कुल जनरल टर्म जो है वो दुरुस्त बनी है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन था। ये रफ वर्क थोड़ा-सा बेशक बड़ा भी लिखा गया, लेकिन आपको समझाना मकसद था, तो आपको समझ आना चाहिए था। आगे तो पार्ट नंबर 2 में हमने जो है वो थोड़ा-सा वो उसमें करेक्ट करना है काम कि ये ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7। तो ऑड नंबर में जब हम जनरल टर्म बनाते हैं, तो हम इवन नंबर पहले लिखते हैं। इवन नंबर यानी 2 लिखने के बाद साथ n लिखने हैं। n के बाद फिर आपने चूँकि इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर हम +1 साथ करें, तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से ये 2n+1 जो है, ये टर्म बनती है इसकी जनरल टर्म, जिससे ये हमारे पास वैल्यू 3, 5 और 7 आता है। अगर हम इसको सॉल्व करके देखना भी चाहे, तो हमने कैसे इसको सॉल्व करें, तो n की जगह 1, 2, 3 यानी 1-2 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 में हमने सारी वैल्यू पुट करके देख ली थी, हमने जो फार्मूला बना लिया था। इसमें भी ऐसे ही है कि अगर हम ये a की जगह a के साथ ये n की जगह 1 लिख लें, तो ये 2 लिखने के बाद आगे ब्रैकेट में n की जगह पे 1 पुट करें, तो +1 आगे आएगा। तो 2 1 दा 2 होगा और उसके बाद साथ आ जाएगा +1। इन दोनों को प्लस करें तो 3 आता है। तो 3 हमारे पास जो है ये टर्म जो सीक्वेंस में दी थी वही आ जाती है। अगर हम 2 पुट करें इसकी जगह के ऊपर, तो एक साथ 2 पुट करें, a2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 2 यही फार्मूले का, n की जगह पे 2 पुट करें, +1 है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 यानी 4 + 1 लिखें तो इक्वल टू 5 आता है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है। इसी तरह के अगर हम n की जगह के ऊपर 3 पुट कर लें, इस n की जगह 3 होगा, इधर भी 3 होगा, तो 2 ब्रैकेट 3 आ जाएगा +1, तो 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस कर देंगे, 6 + 1 तो इक्वल टू 7 आता है। इस तरह से ये टर्म चलती जाएंगी, तो ये nth टर्म बन जाएगी अप टू n टर्म्स। उसके बाद फिर आप देखें कि ये 2 के साथ ये जो नंबर 1, 2, 3 ये भी अप टू nth टर्म तक जो है वो nth टर्म तक लेके जाएँ तो 2n बन जाता है, और प्लस के साथ 1 1 जो है वो प्लस साथ आ रहा है। तो अब देखें कि ये टर्म बनने से जो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो आ जाती है an इक्वल टू 2n+1। तो इस तरह से आप टर्म बना के भी ये जो है वो इसकी जनरल टर्म को जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, इस तरह पुट करके। तो आप डायरेक्ट भी जो है जनरल टर्म बना सकते हैं, जैसे इस पार्ट में है। तो पार्ट नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर 3 में अगर डायरेक्ट टर्म आप देखें, तो ए एन इक्वल टू, ये हर नंबर को आप समझे कि ये एन है, और उस एन की पावर अगर ले लें 4, एन की पावर 4 ले लें, तो हमारे पास ये जनरल टर्म आ जाती है। ये एन की पावर 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन की पावर 4 ऐसे लिख दें। अगर हम इसे सॉल्व करके देखें, जिस तरह ये जनरल टर्म बनाई है, जिस तरह ये जनरल टर्म बनाई थी पार्ट नंबर 1 में, फिर पार्ट नंबर 2 में भी जनरल टर्म बनाई है, इस तरह पार्ट नंबर इस 3 में भी आप जनरल टर्म खुद बना सकते हैं। तो वो कैसे कि आप n की जगह पे 1 पुट कर लें, फिर 2, फिर 3 पुट करके देखेंगे, तो ये जनरल टर्म हमारे पास बन जाएगी ए एन जो है वो इक्वल टू n की पावर 4। कोई भी नंबर है उसकी पावर 4 लेंगे, यानी 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 की पावर 4 लेंगे तो 81। इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाती है। पार्ट नंबर 4 में भी ऐसे ही है। तो इसकी जनरल टर्म अगर बनाएं, तो ए एन इक्वल टू, ये क्यूब फॉर्म में आता है नेचुरल नंबर में, यानी n की पावर अगर हम क्यूब कर दें, तो हमारे पास ये टर्म हासिल हो जाती है। वो कैसे, अब देख लें कि अगर हम n इक्वल टू 1, 2, 3 पुट कर लें इस इक्वेशन के अंदर, यानी ये जो हमने बनाई है जिस जनरल टर्म, तो ए एन इक्वल टू हमने बनाई टर्म n की पावर 3, तो a के साथ 1 अगर पुट करें, तो 1 लिखें n की जगह पे, ऊपर 3 पावर लिख दें, 1 की पावर 3 हो, तो 1 को 3 दफ़ा लिखना है। तो 1 1 ज़ा 1 ही होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है। अगर ये 2 पुट करें n की जगह के ऊपर, तो ये a2 इक्वल टू 2 की पावर जो है वो 3 आ जाती है। तो 2 को आपने 3 दफ़ा लिखना है। 2 इक्वल टू 2, 2 को मल्टीप्लाई करें 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाता है। अगर हम 3 पुट करें a की जगह पे, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। तो 3 को आपने 3 दफ़ा लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27।
तो इस तरह अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप टू ए एन आ जाती है और ये जो नंबर है यानी जो नीचे ब्रैकेट के अंदर है 1 2 और ये 3 है जो बेस है, तो इसको हम एन रखें तो ऊपर देखें पावर सब की 3 आ रही है। तो हम इसकी पावर भी 3 लिख देंगे। तो ये टर्म जो हमने बनाई थी वो हमारी टर्म जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बनी थी। हमने इसको सॉल्व करके भी देख लिया। और नेक्स्ट जो है ये टर्म हमने जो है वो यूज़ करनी है। तो पार्ट नंबर 5 है 7, 13, 19 और 25। तो इसकी अगर हमने जनरल टर्म बनानी है तो आपने ये देख लें कि यहाँ पे ये ऑड नंबर है सारे। ऑड नंबर में पहले जो नंबर लिखा जाता है वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर के साथ हम एन लगा दें और उसके बाद फिर +1 लिख दें। तो ये जो ये इवन नंबर ही रहेगा। अगर हम एन की वैल्यू पुट भी कर दें, इस एन की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, तो वो वैल्यू पुट करने से ये नंबर जो है ये इवन ही रहेगा। लेकिन इवन नंबर में अगर ये 1 प्लस कर दें तो वो ऑड नंबर आ जाता है। हम इसको ऐसे चेक कर लेते हैं और फिर ये भी आपने थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है वो ये कि अगर ये यहाँ पे 7 से स्टार्ट हो रहा है ऑड नंबर, तो आप इससे छोटे वाला नंबर जो है वो ले लें। 7 से छोटा नंबर 6 है तो 6n लिख के आगे +1 लिख लिया करें। बिल्कुल इसी तरह से जो पार्ट नंबर नेक्स्ट है, पार्ट नंबर 6 है, इसमें 5 है, 5, 9, 13 ये ऑड नंबर्स हैं। तो हम 5 से छोटा नंबर 4 ले लेते हैं। 4n+1 जो है इसकी जो है वो जनरल टर्म जो है वो इसकी फॉर्म में लिखते हैं। तो हम पहले ये सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सप्रेशन है वो ये जनरल टर्म है वो दुरुस्त है या नहीं है। हम n की जगह के पुट कर लेते हैं 1 2 3 या 4 तक हम पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो ए एन इक्वल टू 6n+1 हमने जो जनरल टर्म बनाई है, एक्सप्रेशन बनाई है इसकी, एन की जगह पे 1 पुट करें, इस एन की जगह पे 1 पुट करें तो +1 साथ आएगा। 6 1 तो 6 होता है, 6 में 1 प्लस करना है, साथ लिखना है। 6 + 1 7। तो देख लें फर्स्ट जो है वो हमारे पास टर्म आ जाती है 7। फिर हम n की जगह के ऊपर 2 पुट करेंगे तो a2 इक्वल टू 6 आगे ब्रैकेट में 2 लिख दें +1 तो 6 टू 12 होता है। 12 के साथ +1 लिखें तो 13 आ जाता है। ये दूसरी टर्म हासिल हो गई हमें। तो इस तरह से 3 है, a की जगह 3 लिखें तो 6 ब्रैकेट में 3 लिखें क्योंकि n की जगह पे 3 आना +1 है। 6 3 18 होता है। 18 +1 लिखना है। 18 +1 जब वो 19 होता है तो नेक्स्ट टर्म हमें हासिल हो जाती है। आगे A4 है, अगर एन की जगह पे 4 पुट कर दें, A4 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 4 लिखने के बाद +1 लिखें तो 6 4 जा 24, 24 साथ +1 लिख दें तो 25 नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इस तरह से अगर ये टर्म चलती रहे तो ये ए जो है वो ए की A1 2 3 4 अप टू एन तक अगर हम टर्म ले जाएं इक्वल टू ये 6 6 जो है वो कांस्टेंट है, सेल 6 लिखें। आगे 1 2 3 से आगे अप टू एन टर्म्स तक जाए तो 6 के साथ एन लिख दें और ये +1 साथ साथ आ रहा है कांस्टेंट, तो ये +1 लिख दें। तो इस तरह से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनती है जनरल टर्म की वो है 6n+1। तो ये हमने प्रूव करके देख दिया। आगे नेक्स्ट जो है वो टर्म बनाई थी तो ये देखिए 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर आगे चल रहे हैं 5 9 13 से। तो इससे छोटा नंबर हम ले लेते हैं 4, 4 के साथ n लगा दें, n के साथ +1 लिख दें तो ये ऑड नंबर जो है हमारे पास हर टर्म ऑड नंबर की आती जाएगी। और इसमें आप n इक्वल टू 1 2 और 3 पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी ए एन इक्वल टू 4n+1। ये जो सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए है। वैसे अगर आप ये डायरेक्ट यही लिख देते हैं आंसर, आपको समझ है कि हमने इसको एक्सप्रेशन को ऐसे लिखना है या इसकी जनरल टर्म बनानी है तो आप ऐसे ही सिर्फ लिख देंगे तो ये आंसर जो है वो कंसिडरेबल होगा, इस मार्क्स फुल मिलेंगे। तो इसका तरीका आपने ज़हन में रखना है। तो इसका जो है एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके पार्ट नंबर 2 में लिखा था यानी 3 8 ये दुरुस्त है, आगे 12 लिखा था, ये 12 गलत है। इसकी जगह पे आपने 13 कर लेना है, बुक में भी करेक्शन कर लेनी है और याद भी रखना है।